हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था कि भाई एमपी आईटीआई टीओ में जो वैकेंसी है इंस्ट्रक्टर की वो निकल के आ चुकी है। और यहाँ पर आईटीआई और डिप्लोमा डिग्री तीनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक ठाक वैकेंसी है, 450 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ रही है। और इसका कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बोर्ड पे मैं इसको नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि बोर्ड पे काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है। ठीक है, मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जाएंगी तो आपका समय बच जाएगा और आप सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से ज़्यादा समय आपका नहीं जाएगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो हाईलाइटेड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें नोटिफिकेशन में इसीलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आ रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ, ताकि कम समय में आपका ये नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाए और आप सारी चीज़ों को समझ पाएं। ठीक है, उसके पहले दोस्त चलिए आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं esp.mp.gov.in। यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 स्टार्ट फ्रॉम 9/8/2024। हालांकि अभी जब मैं सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ तो सुबह अभी अब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू नहीं हुआ है, बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। और यहाँ से आप रूल बुक और एडवर्टाइजमेंट ये दोनों डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका एग्जाम होने वाला है बहुत जल्दी और आपको है तैयारी करने की आवश्यकता। सिर्फ लगभग आप मान के चलिए कि 45 दिन का समय है। इसके लिए दोस्तों क्या है कि जो हमारे ट्रेड फिटर मशीनिस्ट टर्नर हैं, डीजल मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, साथ ही साथ वेल्डर का दूसरे सर ने पढ़ाया है। ठीक है, तो ये इसके ट्रेड्स अवेलेबल हैं, बैचेज अवेलेबल हैं, टेक्निकल बैचेज अवेलेबल हैं। अगर आप टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है 75% आपका टेक्निकल आने वाला है, तो टेक्निकल के लिए आप जो है हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और फीस बहुत ही कम है दोस्त, नॉमिनल फीस में आपको मिल जाती है। सारे रिकॉर्डेड बैचेज हैं और बहुत ही कम समय में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। साथ ही साथ क्लास के साथ आपको इसमें जो है हैंड रिटेन नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ पीडीएफ एक डेमो के रूप में कि जैसे क्लास है, क्लास के साथ आपको इस तरीके से जो गूगल का फिगर लगा हुआ हैंड रिटेन नोट्स है ये भी आपको मिल जाता है। तो इस पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसका भी प्रिंट आउट निकलवा के आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, ये आपको मिल जाएगा और ऑफर लिमिटेड समय के लिए है दोस्त। बहुत ही जल्दी इस कोर्स की फीस बढ़ जाएगी, तो अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अब आइए चलते हैं हम लोग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सेवा योजन कार्यालय, सेवा योजन मतलब जो होता है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन आप करते हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो सेवा योजन कार्यालय में, एमपी के सेवा योजन कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन तभी कर पाओगे जब आप वहाँ के निवासी रहोगे, क्योंकि उसमें डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब भरना पड़ता है। तो ये वैकेंसी में कौन अप्लाई कर पाएगा भाई? सिर्फ और सिर्फ एमपी मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं और सिर्फ वही यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पे फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 9 अगस्त से प्रारंभ होगी, 23 अगस्त से चलेगी। अगर आप कोई इसमें संशोधन वगैरह चाहते हो, मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो 28 तक कर सकते हो। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये फीस है। और आप देखोगे अगर यहाँ पर तो जो अनारक्षित अनरिजर्व हैं उनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई प्रति प्रश्न पत्र इसलिए है क्योंकि जो डिग्री या डिप्लोमा वाले हैं वो कई ट्रेड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि वो आप फिटर के लिए भी एलिजिबल होते हैं, मशीनिस्ट, टर्नर, डीजल, एमएमबी। तो इसमें अगर आप एक प्रश्न पत्र, जैसे आप फिटर के लिए अप्लाई करोगे तो 500 देना पड़ेगा, अगर आप मशीनिस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो 500 देना पड़ेगा। इसलिए लिखा है कि 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र आपको देने होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आप फीस मान लीजिए। पेपर देखिए आपका 30/9/2024 से शुरू होने वाला है, तो आपके पास लगभग 45 दिन बचे हुए हैं पढ़ने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप रिकॉर्डेड बैच की तरफ ही जाइए, आप लाइव बैच की तरफ मत जाइएगा। ठीक है, आप अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, बायोमेट्रिक होगा परीक्षा में प्रवेश और समय के दौरान, ये चीजें इन्होंने बता दी हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये प्रवेश पत्र वगैरह के बारे में जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आगे हमको चीजें समझनी है कि भाई इसके लिए जरूरी क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरी जो है इनका ये दिया हुआ है रूल बुक वगैरह नोटिफिकेशन में कि भाई देखिए क्या क्या है, किस पेज पर क्या है, परीक्षा का पाठ्यक्रम है, जो आरक्षण से संबंधित चीजें हैं, ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन,
रिजर्वेशन देखिए कि 87% पोस्ट पर भर्ती होनी है, जबकि 13% जो ओबीसी हैं उनका अभी कोर्ट केस में चल रहा है। अभी आगे जब मैं उसको बताऊंगा वैकेंसी वाइज टेबल, तो वहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए अच्छी बात यह है कि अगर महिला उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो पुरुष उम्मीदवारों को उसकी जगह भरा जा सकेगा, जबकि काफी वैकेंसी में ऐसा नहीं होता, सीट खाली छोड़ दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर महिला उम्मीदवार नहीं मिलती हैं तो आपकी जो सीटें हैं ये भरी जा सकेंगी। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन है सीट्स का वो 50% रिजर्व है डिग्री या डिप्लोमा के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि किसी व्यवसाय में कुल पदों में से 50% या अधिक डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयनित होते हैं तो फिर 50% को सीमा में ध्यान रखा नहीं जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये है कि 50% सीटें डिग्री या डिप्लोमा के रिजर्व हैं, लेकिन अगर उनका नंबर अच्छा आता है तो जो 50% सीटें आईटीआई के लिए रिजर्व हैं वो वहां भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के भाई कंपटीशन यहाँ पे तगड़ा रहेगा। कोई ऐसा रिजर्वेशन आईटीआई वालों को नहीं मिला है कि उनका सिलेक्शन फिक्स ही हो। देखिए अर्थात मेरिट के आधार पर डिग्री या डिप्लोमा उम्मीदवार 50% से अधिक चयनित हो सकते हैं। पहला तो है 50% सीटें रिजर्व है। दूसरी चीज, अगर उनका नंबर अच्छा आता है डिग्री या डिप्लोमा वालों के लिए तो वो 50% से अधिक पे भी क्या हो सकते हैं, चयनित हो सकते हैं। और ये डिग्री डिप्लोमा के लिए बहुत अच्छा जो है मौका ये होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो अब यहाँ पर देखो पूरा इन्होंने बताया है कि भाई किस तरीके से रिजर्वेशन है। जैसे 60, अगर मान लो किसी, देखो जैसे उदाहरण स्वरूप अगर किसी विज्ञापित में कुल पदों की संख्या 60 है, जिसमें अनुसूचित जाति के 9 पद, अनुसूचित जनजाति के 12 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16 पद, अनारक्षित के 17, आर्थिक रूप से 6 पद हैं। तो देखो अब क्या है, आयोजित परीक्षा में मेरिट के आधार पर इन 60 में से किसी भी संवर्ग के 30 डिग्री या डिप्लोमाधारी उम्मीदवार उपलब्ध हो जाते हैं, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के 15 एवं अनारक्षित संवर्ग के 15 उम्मीदवार डिग्री डिप्लोमाधारी उपलब्ध हो जाते हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 9 एवं 12 पदों पर डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों का आरक्षण लागू नहीं होगा। यानी कि इनका कहना है कि अगर 60 है, 60 में से 30 पद पर उपलब्ध हो जाते हैं अनारक्षित और ओबीसी, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर यह आरक्षण लागू नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर एक पद है तो उसमें भी डिग्री या डिप्लोमाधारी जा सकता है। मतलब कोई आईटीआई की ऐसा नहीं है कि आईटीआई की एकदम उसमें बाध्यता है, आईटीआई फिक्स है आईटीआई की सीट मिलना। तो भाई इसमें यह है कि जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन यहाँ पर लेने वाला है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए तो संविदा कर्मियों हेतु नियम, संविदा कर्मियों हेतु नियम क्या है कि देखिए जो भी है निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या के 50% पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक, दोनों में से जो कम हो वो संविदा अधिकारी या कर्मचारी के लिए नियुक्त रखे जाएंगे। और इनके लिए क्या है, 5 वर्ष कम से कम संविदा पे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, तभी आप संविदा कर्मचारी के मतलब उसमें आरक्षण के पात्र होंगे। तो ये संविदा कर्मचारी के लिए है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, जो महत्वपूर्ण चीज है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए अब सबसे पहले बात आती है वेतन, अभी आगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 साल का प्रोबेशन पीरियड है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो एमपी में भर्ती होती है आईटीआईटीओ की, यहाँ पर आपसे किसी भी तरह का सीआईटीएस या एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। अगर सीआईटीएस एक्सपीरियंस जहाँ पर मांगता है जैसे यूपी वगैरह में, तो वहाँ पे डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और डायरेक्ट आप फुल वेतन मिलने लगता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सीआईटीएस और एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा जाता है, इसलिए 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। और ट्रेनिंग पीरियड में पहले वर्ष जो भी आपका वेतन बेसिक पे है उसमें उसका 70%, तृतीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90% मिलता है स्टाइपेंड के रूप में। जैसे मान के चले अगर 32,000 आपकी पेमेंट बेसिक पे है तो पहले वर्ष आपको ट्रेनिंग पीरियड में 32,000 का 70% मिलेगा। तृतीय वर्ष में क्या मिलेगा, तृतीय वर्ष में 32,000 का 80%। मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ। और उसके बाद जब आप पेमेंट परमानेंट हो जाओगे तो फुल वेतन और डीए वगैरह वो आपको मिलेगा। ठीक है, न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा की गणना देखिए 1/1/2025 से की जाएगी। मतलब इस दिन तक आप न ज्यादा होने चाहिए ओवर एज, न इससे कम होने चाहिए, ये चीज है अभी। और 18 से 45 साल देखिए यहाँ पे एज 18 और 40 से और 21 से 45। देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले राजपत्रित अराजपत्रित कार्यपालिक के लिए तो इसमें 21 से 40 साल है डायरेक्ट जनरल भर्ती के लिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 से 45 साल है। भाई एज तो देखो सबकी होती है। और लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में तो 18 से 40 और 18 से 45 ये आपकी हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखिए क्या है, परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए
सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मतलब मैक्सिमम 45 वर्ष से, चाहे आप जो छूट वगैरह क्या कर लो इसमें लगा लो। ठीक है भाई, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है, अपात्र या अनुपस्थित उम्मीदवारों के स्थान पर मेरिट से अगले उम्मीदवार को चयन हेतु दस्तावेज परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, जैसे वेटिंग लिस्ट का ये इनका कहना है कि जैसे अपात्र कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई हो गया या अनुपस्थित रहा, तो उसके नीचे वाले उम्मीदवार को मेरिट के आधार पर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, जो कि अच्छी चीज है। ठीक है, मतलब नीचे वाले को भी वेटिंग लिस्ट वगैरह ये जारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम। तो सभी पदों के लिए देखो ट्रेड से संबंधित 75 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और कक्षा 10वीं के 25 प्रश्न रहेंगे जो कि विज्ञान एवं गणित से रहेंगे, सामान्य ज्ञान से रहेंगे, थोड़ा रीजनिंग रहेगा और बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान रहेगा। यानी कि अगर आप देखो मेन फोकस आपको जो करना है वो ट्रेड पर करना है। सिलेक्शन आपको कौन दिलाने वाला है भाई? सिलेक्शन आपको ट्रेड ही दिलाने वाला है, क्योंकि 75 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। तो बाकी 25 क्वेश्चंस 10th लेवल के रहेंगे, और अगर आप थोड़े बहुत भी अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप इसमें 15 स्कोर तो ऐसे ही कर ले जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। बाकी इसका डिटेल्ड सिलेबस नीचे पेज नंबर 42 या 45 पर दिया हुआ है, पूरा टेक्निकल का जो सिलेबस है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 450 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकली हुई। कितनी पोस्ट पर भाई? 450, 450 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें अनरिजर्व की 131 है, ईडब्ल्यूएस की 40 है, अनुसूचित जाति की 71 है, अनुसूचित जनजाति की 89 है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 119 पोस्ट पर वैकेंसी है। अब यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड वाइज देखिए आप पोस्ट देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ट्रेड वाइज पोस्ट देख लीजिए और उसके बाद अपना कैटेगरी देख लीजिए, देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फिटर की। तो फिटर की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है भाई? फिटर की अगर आप देखोगे, फिटर की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखोगे तो फिटर की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 70। ठीक है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा कलर यार चेंज, चलिए ऐसे देख लीजिए। ठीक है, वेल्डर का देखोगे तो सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पे देखने को 82। कैटेगरी वाइज पोस्ट आपके सामने है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देखते रहना आपका कैटेगरी कितना पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन का 60 पोस्ट पर वैकेंसी है, कोपा का 70 टोटल पोस्ट है, प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर की भी 20 पोस्ट आई है, मशीनिस्ट कंपोजिट की 16 पोस्ट है, मैकेनिक डीजल की 20 पोस्ट है और मोटर मैकेनिक व्हीकल की यहाँ पर 50 पोस्ट पर वैकेंसी है, प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर की यहाँ पर 8 पोस्ट पर वैकेंसी है। ठीक है, और प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिंदी की यहाँ पर अगर बात करें तो स्टेनो हिंदी की 16 पोस्ट है, सामाजिक अध्ययन 22 है और मेंटेनेंस मैकेनिक 16 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 450 है। ठीक है, अब इसके बाद आपका ट्रेड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए आपको कुल मतलब यहीं से रखना है, यही आपकी वैकेंसी है। बाकी यहाँ पे जो नीचे वगैरह दिया हुआ है इससे आपको बहुत मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी भर्ती है मेन आप मान के चलो यही है, क्योंकि डायरेक्ट भर्ती कौन सी है भाई? डायरेक्ट भर्ती यही है। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरा इसका देख सकते हो कि भाई कितना है, महिला का कितना है, ओपन कितना है, भूतपूर्व सैनिक कितने हैं। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो इस नोटिफिकेशन में। ठीक है, ढेर सारी वैकेंसीज हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे टोटल बता दी, देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको टोटल बता दी, बाकी आप उसका कैटेगरी वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप चाहते हैं तो आप उसको नोटिफिकेशन से देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। अब देखिए बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई स्कूल या उसके समकक्ष कोई योग्यता हो, और उसके बाद आपका एनसीवीटी या एससीवीटी से आपका क्या होना चाहिए भाई? एनसीवीटी या एससीवीटी से आपका आईटीआई होना चाहिए, या आपने अगर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट परीक्षा भी पास की 10th के बाद तो भी आप यहाँ पर क्या है? एलिजिबल हैं। अब इसके अलावा क्या, ये तो आईटीआई वालों को हो गया भाई, अब डिग्री या डिप्लोमा वाले भी हैं। ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा वाले भी हैं। तो इसमें क्या है? एआईसीटी या यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड या संस्था। अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको फिटर का बताया, तो संबंधित ट्रेड, जैसे आप फिटर से अगर आप आईटीआई हो तो आप फिटर से फॉर्म भरोगे, अगर आप वेल्डर से आईटीआई हो तो आप वेल्डर से फॉर्म भरोगे, अगर आप डीजल मैकेनिक से आईटीआई हो तो डीजल मैकेनिक से फॉर्म भरोगे। इस तरीके से हर ट्रेड में आईटीआई वालों का हो जाएगा। लेकिन जो डिग्री या डिप्लोमा वाले हैं इनके पास काफी अच्छा मौका रहता है, क्योंकि बहुत सारी मैकेनिकल की जो बहुत सारी ट्रेड्स में क्या होते हैं? एलिजिबल होते हैं।
जैसे कि देखिए फिटर में अगर आपने मैकेनिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन या मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंटीग्रेटेड या प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तथा मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिक टूल तथा डाई, मैकेनिक वेल्डिंग तथा सीट मेटल, मैकेनिक आरएसी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तथा मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से स्नातक उपाधि या डिप्लोमा, यानी कि अगर आपने इस ब्रांच से डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है तो भी आप फिटर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देख लीजिएगा अन्य ट्रेडों के लिए, जैसे कि देखिए वेल्डर में, तो वेल्डर में देखिए जिसने क्या है, जिसने आईटीआई कर रखा है वो तो एलिजिबल है। साथ ही साथ देखिए जो भी डिग्री या डिप्लोमा की इतनी ब्रांचेज हैं ये भी एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो आप जो डिग्री या डिप्लोमा वाले हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितनी भी ट्रेड में वो एलिजिबल होंगे उसको आप जरूर से जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो काफी अच्छी वैकेंसी है, और भाई जब एलिजिबल हो तो भरो क्यों ना। ठीक है, तो जितने भी ट्रेड में एलिजिबल होंगे आप उसको भरने का प्रयास करिएगा, और सभी का एग्जाम क्योंकि अलग अलग दिन होना है, अलग अलग शिफ्ट में होना है, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम भी दे सकते हो, कहीं ना कहीं किसी पोस्ट में आप अपना सिलेक्शन पक्का कर रहे होगे। तो भाई क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई CITS कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ITI डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपके पास हो आप यहाँ पे देख के भर सकते हो। इसी तरीके से आप देखोगे इलेक्ट्रीशियन के 60 पद हैं, तो यहाँ पे ITI आपके पास होना चाहिए, संबंधित ट्रेड यानी कि इलेक्ट्रीशियन में ITI होना चाहिए, या तो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, या तो आपने क्या कर रखा हो भाई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा हो। तो इस तरीके से भाई अब देखिए दोस्त बहुत सारी पोस्टें हैं, अगर मैं पूरा डिस्कस करूंगा तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इसको वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो मेन चीजें वो मैंने आपको बता दी, और आप इसमें जो है क्वालिफिकेशन आप अपना देख लीजिएगा, नॉर्मली चाहिए ITI होना चाहिए ट्रेड से, और इसके बाद क्या है आपका जो आपने डिग्री या डिप्लोमा वाले हैं वो एक बार अपना चेक कर लेंगे कि भाई कौन कौन से ट्रेड में एलिजिबल हैं। ठीक है भाई, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए आगे जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आगे जो कुछ महत्वपूर्ण चीज, इस तरीके से आप अपना ट्रेड का जो ट्रेड मैंने सीटें बता ही दी, सीट टोटल बता ही दी, और आप अपनी क्वालिफिकेशन एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो नहीं तो हो जाएगा अगर मैं बताने लगूंगा तो। अब बात करते हैं कि देखिए भाई आप शैक्षणिक अभ्यर्था जो अर्हता है उसका भली बात अध्ययन करने के बाद ही आवेदन पत्र भरें, ऐसा बोर्ड का कहना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिए, यानी कि जो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है आपके पास शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 2 महीने बाद पास हो रहे हो ITI या 1 महीने बाद पास हो रहे हो तो भर दिया और बाद में कहो कि नहीं हम तो एलिजिबल हैं। ठीक है, मतलब उस दिन तक आप सारी चीजें पास आउट वगैरह आपके पास होनी चाहिए। ये पूरी परीक्षा से संबंधित है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह नहीं ले जाना है, ये तो परीक्षा के समय एक बार आप देख लीजिएगा। अभी जो फॉर्म भरने के लिए जरूरी चीजें वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर करने के लिए 1 अंक दिया जाएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन यहाँ पर नहीं है। अब देखिए परीक्षा में सही प्रश्नों राय स्कोर का प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या एवं प्रदर्शित राय स्कोर समान होने पर ही सबमिट किया जा सकेगा, ये इनका कहना है। ठीक है, और ये अगर कोई जो क्वेश्चन कैंसिल होता है तो उसके आधार पर क्या अंक दिया गया कि ये इन्होंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, ये कैलकुलेशन है पूरा, ये आप देख लेना कि भाई किस तरीके से कैंसिल क्वेश्चंस का कैलकुलेशन करते हैं। और देखो क्या है भाई, नॉर्मलाइजेशन पद्धति यहाँ पर अप्लाई जाएगी। अगर परीक्षा 1 से अधिक शिफ्ट में होती है तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन की पद्धति जो है यहाँ पे आपकी अपनाई जाएगी। देखिए भोपाल ESB द्वारा आयोजित परीक्षाएं जिसमें परीक्षा आयोजन 1 से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, अथवा ऐसे पद या पाठ्यक्रम जिसमें 1 से अधिक विषय के प्रश्न पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं, तो उन परीक्षाओं में एकजाई मेरिट तैयार करने हेतु परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किया जाएगा, और ये उन्होंने उसका फार्मूला भी दे रखा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई इसमें जो एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं वो कहाँ कहाँ पर रहने वाले हैं। एग्जाम सेंटर देखिए आपका ये दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ये आप देख लेना फॉर्म भरते टाइम, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो आपके सेंटर्स हैं ये कहाँ रहने वाले हैं, एग्जाम जो सेंटर्स हैं यहाँ पे कहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये परीक्षा का 30/9 से शुरू होगी, ऐसा नहीं 30 को ही सारी परीक्षा हो जाएगी। 30 सितंबर से आपकी परीक्षा शुरू होगी, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 अंक का पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग किसी भी तरह की होगी नहीं, ये मैंने आपको बता ही दिया।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र वगैरह की जो फीस वगैरह ये आपको पहले ही बता दी। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि एमपी आईटीआई टीओ का पेपर है, तो सिर्फ और सिर्फ एमपी में आपको जो परीक्षा केंद्र है वो देखने को मिलेंगे। टोटल आप देखोगे तो 13 जगह आपको सेंटर देखने को मिलेंगे। बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, यहाँ पर आपको जो है परीक्षा सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए क्या है, पहला आप क्लियर हो गया कि 75 जो अंक हैं वो आपके ट्रेड से आएंगे, और 25 अंक आपके कहाँ से आएंगे भाई, 25 अंक आपके जो विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर से आएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो डिटेल सिलेबस है, ये आप देख लो, जो टेक्निकल का सिलेबस है 75 क्वेश्चन जो फिटर से पूछे जाएंगे ये उसका सिलेबस है। इसी तरीके से आप वेल्डर का सिलेबस चेक कर सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं इसका सिलेबस डिस्कस कर दूंगा अलग से, जो भी ट्रेड आपका होगा कमेंट करके आप बताना, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस है, तो आप एक बार सिलेबस जरूर देख लेना, ठीक है। और हो सके तो भाई किसी का भी, मैं आपसे पहले भी कहूँगा, पहले भी कहा, हो सके तो किसी का भी रिकॉर्डेड बैच लेना अगर तैयारी करनी होगी। लाइव के चक्कर में पड़े तो आप ना कोर्स कंप्लीट कर पाओगे, ना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, ना ही आप अपना रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि लाइव में एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। टीचर डेली आएगा, घंटे 1.5 घंटे पढ़ाएगा, फिर अगले दिन आप उसका वेट करोगे कि भाई वो पढ़ाए, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा बैच लो ना यार, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा बैच तो बच्चे लेते ही हैं, क्योंकि इतना सस्ता, इतना अच्छा कोर्स कोई नहीं देता। कहीं भी जाओगे आप चेक कर लेना, जो बड़े बड़े लोग हैं उनका 1500-2000 रुपये फीस रहता है, ठीक है। और इसमें सारी डेमो क्लासेस वगैरह हैं, आप एक बार चेक कर लेना कि भाई डेमो क्लासेस, डेमो जो है डेमो के लिए आप देन उसके बाद सेटिस्फाई होकर लेना। वैलिडिटी 1 साल है, तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रिकॉर्डेड बैच पे ही ज़्यादा फोकस करना। लाइव पे आप अगर पढ़ोगे तो आपका टाइम सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होना है, ठीक है। इसी तरीके से टर्नर का सिलेबस है। बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट इस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड रहता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में इतना ही। ऐसे ही जो अपडेट, ऐसे ही महत्वपूर्ण चीजें, एमसीक्यू, क्लासेस, कोर्सेज में आपको इस चैनल पर देता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।